आज हम जानेंगे कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। तो देखो, 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान इटली यूरोप और पूर्व के देशों के मध्य होने वाले व्यापार में बिचौलियों की भूमिका निभा रहा था। क्या था? बिचौलिया था, अर्थात वहाँ से सामान ला के पूर्व देशों के साथ सामान खरीद के इटली यूरोप में क्या करता था, वो सामान को बेचने का काम करता था। फलस्वरूप यहाँ नगर राज्यों मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और चर्च का विकास हुआ। ये सभी नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। ये जो सब नगर जिनका विकास हुआ वो क्या थे? सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। जहाँ कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात अधिकांश जो विद्वान हैं आकर स्थायी रूप से बस गए। तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो उस पतन के पश्चात जो अधिकांश विद्वान थे वो आकर कहाँ बसे? इटली में बस गए। और इन विद्वानों ने मुक्त चिंतन और साहस की भावना का प्रसार किया। पूरे यूरोप में इटली ही एक ऐसा देश था जो स्वयं को प्राचीन रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। और ऐसा क्यों समझता था? क्योंकि रोम जो था वो इटली में ही उपस्थित था। इटली में हर जगह रोम का वैभव दिखाई देता था। जैसे कि पुरावशेष होते हैं वो सब वहाँ रोम में स्थित थे। तो रोमन पुरावशेषों के रूप में सड़कें, स्मारक और प्राचीन पांडुलिपियाँ रोमन के अतीत के साथ इतालवियों के संबंधों को मजबूत बनाते थे। तो इटली के नगर राज्यों में स्वतंत्रता का माहौल था। यहाँ का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसका नाम है बोलोनिया, यहाँ कानून का अध्ययन किया जाता था। रूढ़िवाद की जो जड़ें हैं वो इटली में कभी जम ही नहीं पाई। इटली के पूर्व में स्थित बाइजेंटाइन और सार्सेनिक सभ्यता के साथ इटली के जीवन संबंध थे, जिनके पास अभी भी बहुत प्राचीन संपदा और प्रतिष्ठा शेष थी। अर्थात जिस सभ्यता के साथ इटली जो जुड़ा हुआ था, जिसके संबंध थे इटली के, वो क्या था? वो प्राचीन संपदा और प्रतिष्ठा वहाँ बची हुई थी। इन संबंधों का इटली के सांस्कृतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इटली की जलवायु के कारण उत्तरी इटली के लोगों को जीवन निर्वाह की गतिविधियों में कम समय खर्च करना पड़ता था तथा वे अन्य बौद्धिक तथा कलात्मक कार्यों के लिए समय निकाल लेते थे, जिससे इटली में कला का उत्थान हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि इटली में ही क्यों पुनर्जागरण हो पाया। तो पहली बात तो यह है कि इटली ही एक ऐसा देश था जहाँ क्या था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय था बोलोनिया। यहाँ कानून की शिक्षा दी जाती थी। तो जहाँ कानून की शिक्षा दी जाती है वहाँ धर्म तो मुद्दा नहीं हो सकता। सबको पता है कि कानून में ये लिखा है, ये अधिकार हैं लोगों के। तो कानून की शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है जो जिसके कारण रूढ़िवाद की जो जड़ें हैं यहाँ ना टिक पाई, मतलब टिक नहीं पाई। और वहीं अगर हम देखें तो इटली के जो पूर्व में स्थित बाइजेंटाइन और सार्सेनिक जो सभ्यता है उसके साथ भी जो इटली है वो जुड़ा हुआ था, है ना, जिसमें प्राचीन संपदा और प्रतिष्ठा शेष बची हुई थी। तो सांस्कृतिक जीवन पर जो इटली के सांस्कृतिक जीवन है उस पर इस सभ्यता का प्रभाव पड़ा। और सबसे प्रमुख मुद्दा है कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो इटली में ही बहुत से विद्वान जो हैं आकर बस गए थे। तो यहाँ इस वजह से भी रूढ़िवाद जो है वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। और एक भौगोलिक कारण भी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भौगोलिक कारण ऐसा कि जो उत्तरी इटली के लोग हैं उनको जीवन निर्वाह के लिए बहुत कम समय खर्च करना पड़ता था और बाकी समय जो है वो अपनी बौद्धिक और कलात्मक कार्यों के लिए निकाल पाते थे, जिससे इटली में कला का उत्थान हुआ। व्यापारिक गतिविधियों में आई तीव्रता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू और क्या था? किस चीज़ ने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो व्यापारिक गतिविधियाँ। जब व्यापार बढ़ा तो वहाँ धन संपदा का जो अर्थात धन संपदा भी बढ़ी। तो व्यापारिक गतिविधियों में आई तीव्रता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धर्म युद्धों के पश्चात जो पूर्व के देशों के साथ होने वाले व्यापार में इटली को सबसे अधिक लाभ जो है वो पहुंचाया। कई दशकों तक तो वेनिस, नेपल्स, जेनोआ तथा पीसा के बंदरगाह नगरों का भूमध्य सागरीय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो भूमध्य सागरीय जो व्यापार है उस पर एकाधिकार बना रहा इन शहरों का। और इसके साथ साथ फ्लोरेंस, बोलोनिया, क्या है, पियासेजा और लोम्बार्ड के व्यापारी उत्तर एवं दक्षिण यूरोप के मध्य व्यापार में मुख्य बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे। इस लाभप्रद व्यापार से एकत्रित पूंजी समृद्धि ने पुनर्जागरण कालीन बौद्धिक तथा कलात्मक उपलब्धियों को संभव बनाया। अर्थात जब देखो पूंजी और समृद्धि जब आती है तब क्या होता है? इंसान जो है अपने जीवन निर्वाह के इतर जाके अपने बौद्धिक कार्यों पे, कलात्मक कार्यों पे क्या कर सकता है? ध्यान दे पाता है। तो आर्थिक समृद्धि ने इटली के लोगों को धार्मिक जीवन से इतर सांसारिक जीवन और भौतिक वस्तुओं में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा समृद्ध व्यापारियों ने नगरों की राजनीति में भी प्रभावी हस्तक्षेप आरंभ किया था। वे सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे।
यह वाणिज्य और व्यापार की बढ़ती ताकत थी, जिसने निश्चित जो पदानुक्रम क्या है, यानी कि जैसे कि जाति में इंसान को बांटा जाता है ना, कि ये श्रेष्ठ है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है, तो ये एक पदानुक्रम बना दिया जाता है। तो जो पदानुक्रम आधारित सामंती व्यवस्था थी, उसको पतन के कार्य पर अग्रसर कर दिया। वहीं पोप और कुलीन वर्ग ने भी कला और नए विचारों को संरक्षण देकर पुनर्जागरण को इटली में संभव बनाया। माइकल एंजेलो तथा राफेल ने पोप के संरक्षण में ही अपनी कृतियाँ तैयार की और इस प्रकार इटली में पुनर्जागरण पुष्पित पल्लवित हुआ और धीमे धीमे पूरे यूरोप को उसने अपने आगोश में ले लिया। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि पुनर्जागरण जो हुआ वो इटली में ही क्यों हुआ। अगर इसको शॉर्ट रिपीट करूँ अगर मैं, तो पहला तो है कि तुस्तुनिया का जब पतन हुआ तो वहाँ के जो विद्वान हैं वो इटली में आके बस गए, है ना। तो ये पहला कारण है पुनर्जागरण इटली में स्टार्ट होने का। दूसरा कारण है कि इटली में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जहाँ कानून की शिक्षा दी जाती है। तीसरा है कि जो इटली है वो अपने पूर्व के देशों जिनकी प्राचीन संस्कृति है उनसे जुड़ा हुआ था, है ना। प्राचीन संपत्ति, समृद्धि, ये सबसे जुड़ा हुआ था। चौथा कारण है कि व्यापार में बढ़ोतरी हुई। पूर्व के देशों के साथ जब धर्म युद्ध हुआ तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार इनका बढ़ा, तो एक तो व्यापार बढ़ने के कारण भी हुआ। और एक और कारण ये है कि उनकी भौगोलिक स्थिति, उन्हें अपने कार्यों में यानी कि जीवन निर्वाह के लिए जो गतिविधियां करनी होती हैं उनमें बहुत कम समय खर्च करना पड़ता था, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से वो अपने कलात्मक कार्यों के लिए समय निकाल पाते थे, है ना। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। वहीं हम देखें तो देखो पोप और कुलीन वर्ग भी हैं जो कला और नए विचारों को संरक्षण दे रहे हैं, है ना। माइकल एंजेलो और राफेल ने क्या किया है, पोप के संरक्षण में ही अपनी कृतियाँ लिखी हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि जो पुनर्जागरण है, नए विचार हैं जो, वो कहाँ आए, इटली से ही पुष्पित और पल्लवित हुए और धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या विशेषता रही है पुनर्जागरण की, ये अगले वीडियो में देखेंगे।